मध्य प्रदेश में चुनाव अभी भले ही दूर हों, लेकिन सियासी दलों की जमीनी तैयारियां दिनों दिन तेज होती दिखाई दे रही हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में जुट गए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि आने वाले 30 दिनों में जिला और ब्लॉक स्तर पर नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगी है। वो अनुभव और सहमति से संगठन को मजबूत करने के फॉर्मूले पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस समय सीमा बांधकर अपनी कार्यकारिणी को तैयार करने की कोशिश कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी वोट चोरी अभियान के जरिए बीजेपी पर लगातार हमले बोल रहे हैं और इस अभियान के साथ ही कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी में भी दिखेगी राहुल शैली की झलक। जिला कार्यकारिणी में शामिल किए जाएंगे जमीनी कार्यकर्ता। जिला और ब्लॉक में बनेगी छोटी टीम। जिला कार्यकारिणी के लिए तैयार हुआ प्रारूप के मुताबिक बनानी होगी जिले की टीम। जिला अध्यक्षों के कामकाज के लिए बनाए गए रिपोर्टिंग ऐप पर रहेगा फॉर्मेट। पीसीसी के साथ एआईसीसी भी करेगी मॉनिटरिंग। इनमें पूरे प्रदेश का आगे का प्रोग्राम सारे जिला अध्यक्षों को दे दिया गया है और मैं मानता हूं अभी हमारा जो वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, इसके साथ साथ हमारी जिला कार्यकारिणी हो, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति 30 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में हो जाएगी। वहीं बीजेपी में जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर सहमति न बन पाने से देरी हो रही है। पार्टी ने जिला कार्यकारिणी के गठन में आम सहमति बनाने के लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक भी भेजे थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट संगठन को सौंप दी है, लेकिन मामला अभी भी अटका हुआ है। इसकी वजह है कि भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में मंत्री, सांसद और विधायक अपने समर्थकों को जिला कार्यकारिणी में स्थान दिलाना चाहते हैं। बावजूद इसके बीजेपी अपने आप को संगठन आधारित दल बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव का दावा है कि पार्टी में पद सेवा का माध्यम होता है। जिसे दायित्व मिलेगा वो पार्टी रीति नीति को आगे बढ़ाएगा। जिलों की कार्यकारिणी के लिए रायशुमारी हो गई है और जल्द ही अब इसका गठन हो जाएगा। वहीं वे कांग्रेस पर आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का संगठन मध्य प्रदेश में खत्म हो चुका है। राहुल गांधी और जीतू पटवारी संगठन सृजन के नाम पर झूठ बोलते रहे और गुटबाजी के आधार पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई। अब उसी तरह जिलों की कार्यकारिणी के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस में तो कार्यकर्ता ही नहीं बचे। ऐसे में कार्यकारिणी केवल बोली लगाकर और खरीदारों के आधार पर बनाई जाएगी। इस पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश में पूरी तरह समाप्त हो गया है। जीतू पटवारी, राहुल गांधी संगठन सृजन के नाम पर कार्यकर्ताओं से झूठ बोलते रहे और वही गुटबाजी के आधार पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई। धन बल भ्रष्टाचार चलता रहा। अब उसी तरह से कार्यकारिणी के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी में तो कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। ऐसे में कार्यकारिणी केवल और केवल बोली लगाकर और खरीदारों के आधार पर बनाई जाएगी। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत में अब मुकाबला सिर्फ चेहरों या नेताओं का नहीं, बल्कि संगठन की ताकत और रणनीति का बनता जा रहा है। कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी में नए चेहरों और जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह देने की बात कर रही है, तो भाजपा अपने तजुर्बे और सामूहिक सहमति पर भरोसा दिखा रही है। ऐसे में अब असली इम्तिहान 2027 के नगरीय निकाय चुनाव और 2028 विधानसभा चुनाव में होगा, जहां ये तय होगा कि कौन सा संगठनात्मक मॉडल जनता का भरोसा जीतकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे रणनीति और राजनीति की। दरअसल में राजनीति अब 24 घंटे चलने वाली एक संज्ञा सर्वनाम कुछ भी कह सकते हैं उसको आप, अवस्था है। और जब राजनीति होती है तो रणनीति भी बनाई जाती है। और मध्य प्रदेश में अभी एक अच्छी स्थिति है कि 2 साल तक तो फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। 2027 में चुनाव है तो राजनीतिक दल फुर्सत में है, लेकिन उस फुर्सत का अच्छा सदुपयोग दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। और वो ये है कि
दोनों दल अपनी अपनी कार्यकारिणी के गठन में लगे हुए हैं, नए लोगों को नया नेतृत्व को मौका देने में लगे हुए हैं, नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, नई रणनीति बनाई जा रही है, संगठन को नए सिरे से गढ़ा जा रहा है, संगठन का सृजन किया जा रहा है। और इसी संगठन सृजन के तहत कांग्रेस में अभी हाल ही में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और अब जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर बात चल रही है। और इसमें भी मेथड वही अपनाया जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को इसमें तवज्जो दी जाएगी, ऐसे दावे और ऐसे नेताओं, मजबूत नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। ऐसे दावे जिलाध्यक्ष के को लेकर भी किए गए थे। बहुत बड़े व्यापक स्तर पर पर्यवेक्षक तैनात किए गए, वो अपने क्षेत्र में गए, ज़िलों में गए, उन्होंने रिपोर्ट दी। लेकिन हुआ ये कि जो आला कमान ने चाहा वो अध्यक्ष बने। कई ऐसे अध्यक्ष बन गए जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया था। तो ये कांग्रेस की एक अपनी परंपरा है। अब जिला कार्यकारिणी को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि एक घोषणा हुई है कि शायद दीपावली तक या उसके पहले 20-25 दिनों में जिला कार्यकारिणी सामने आ जाएगी, क्योंकि ये जिलाध्यक्ष जो दिल्ली गए थे उनको इस संबंध में भी निर्देश दे दिए गए। चर्चा आज इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी से कितनी मजबूत होगी पार्टी? 30 दिन में जिला ब्लॉक कार्यकारिणी गठन के दावे में कितना दम? भाजपा में कार्यकारिणी गठन में क्यों हो रही देरी? कांग्रेस के संगठन सृजन पर बीजेपी क्यों उठा रही सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी हैं। मंजरी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष सिंह जी हमारे साथ हैं। संतोष सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विद्वान पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं रमेश शर्मा जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत संतोष सिंह जी आपसे करते हैं, चूँकि कार्यकारिणी गठन की कवायद चल रही है और जिलाध्यक्ष जो गए थे राहुल गांधी से टिप्स लेने, वहाँ भी इस बारे में चर्चा हुई और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 10-20 दिनों में ही नई कार्यकारिणी दिख जाएगी। ज़मीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी, ऐसे कार्यकर्ता जो निष्ठावान कार्यकर्ता हों, जिनकी फील्ड में पकड़ हो, ऐसे नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। तो एक तो यह है कि कब तक किया जाएगी, दूसरा ऐसे दावे जिलाध्यक्ष को लेकर भी किए गए थे, तीसरी बात यह कि जिलाध्यक्ष को लेकर जो नज़ारे देखने को मिले, क्या जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद भी ऐसी स्थिति रहने वाली है? देखिए योगी राज जी, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से संगठन सृजन के तहत मध्य प्रदेश में अपने जिलाध्यक्षों का चयन किया है, वो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी और उसी के आधार पर जिलाध्यक्षों का चयन किया है। आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई जगह ऐसे लोगों का भी चयन किया गया जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन ही नहीं दिया था। तो आपकी बात अगर मैं सही भी मानूं तो वो नाम जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, वो नाम ऐसे सर्वमान्य नाम थे कि उन सभी जितने भी लोगों ने आवेदन दिए थे उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम वो थे। तो बिना आवेदन के भी उन नामों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना था कि वहां अगर वो जिलाध्यक्ष होंगे अमुक नाम के तो उससे संगठन वहां बेहद मजबूत होगा। और ये बात देखने में भी आएगी। जैसे जयवर्धन सिंह यदि किसी जिले के अध्यक्ष बनते हैं तो जयवर्धन सिंह जी की जो ताकत है, जो क्षमता है, वो मैं समझता हूं कि उस जिले में सर्वश्रेष्ठ थी। तो राहुल गांधी जी ने श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कांग्रेस पर इस तरीके के आरोप लगा रही है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ जिस तरीके से जिसको कहते हैं गुटबाजी से त्रस्त है, वो भारतीय जनता पार्टी इसी कारण न तो निगम मंडलों की घोषणा कर पा रही है, न कुछ कर पा रही है। और ये अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब सरकार आपकी है, 163 विधायक आपके पास में है, क्या कारण है कि आप अपने निगम मंडलों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं? कारण ये है कि सत्ता की बंदर बांट में हर कोई अपना अपना हिस्सा ज्यादा चाहता है। कैलाश विजयवर्गीय अपना हिस्सा ज्यादा चाहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना हिस्सा ज्यादा चाहते हैं, कोई भी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, अपना हिस्सा ज्यादा चाहते हैं, प्रहलाद पटेल अपना हिस्सा ज्यादा चाहते हैं। तो मोहन यादव जो पर्ची से बनाए हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने ये संकट गहराता गया और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पर्ची से चुने गए। हमारे यहाँ कम से कम संगठन सृजन की प्रक्रिया
हुई पूरी तरह से। इनके वहां कोई प्रक्रिया नहीं होती। इनके वहां दो तानाशाह दिल्ली में बैठ के पर्ची निकालते हैं, किसी को राष्ट्रपति बना देते हैं, किसी को उपराष्ट्रपति से हटा देते हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, जो अनजाने नाम है भजन लाल शर्मा और मोहन यादव जैसे उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो यहाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। और आज वही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाती है, लेकिन मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज बेहद मजबूती से उभर रही है और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अच्छा, आपने कहा कि इनके यहाँ पर्ची से चुने जाते हैं, आपके मर्जी से चुने जा रहे हैं? राहुल गांधी की मर्जी हुई, बना दिया, पूरी प्रक्रिया हुई है, हमारे पूरी प्रक्रिया हुई। और बताइए किसी नाम पर कोई आपत्ति हुई जो मर्जी से चुना गया? जयवर्धन सिंह का नाम चुना गया ना मर्जी से। आप ओंकार सिंह मरकाम की बात कर रहे हैं ना, इनसे बड़ा नेता कोई था क्या उस जिले में? तो प्रदेश अध्यक्ष बना देते। नहीं, क्यों नहीं? प्रदेश अध्यक्ष के लिए हमारे पास योग्य नाम ऑलरेडी है, और ये भी जब मौका लगेगा तो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। किसी को कोई मनाही नहीं, सब अपनी अपनी भूमिका में। ठीक बात। एक सवाल ले लेते हैं मंजरी जी से। देखिए मंजरी जी, ये बात सही है कि ये कांग्रेस का एक अपना काम करने का तरीका है, संगठन गढ़ने का एक तरीका है, भाजपा का एक अपना तरीका है। अभी संतोष सिंह जी बोल रहे थे कि अच्छा, मंजरी जी से चूंकि फोन डिस्कनेक्ट है, अभी संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन रमेश शर्मा जी से के पास चलेंगे। सर, ये जो अभियान चल रहा है, चूंकि कांग्रेस ने अभी हमने देखा जिलाध्यक्ष की तैनाती हुई और जिलाध्यक्ष के बाद विरोध भी देखने को मिला, तो यदि इतनी व्यापक तरीके पे आप तैयारी करें, जिले तक आपके आला कमान पर्यवेक्षक भेजें, 65 पर्यवेक्षक भेजे गए, और इसके बाद यदि ऐसे नज़ारे आते हैं तो इसको आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं? दूसरा, ये जो कांग्रेस की तैयारी है, ये आने वाले चुनाव की दृष्टि से कितनी मजबूत है और क्या वास्तव में इससे पार्टी मजबूत हो रही है? देखिए, मोटे तौर पर हर राजनीतिक दल का चयन करने का अपना तरीका होता है, और अपनी ये उनकी अंदरूनी संगठनात्मक एक प्रकार से प्रक्रिया है जो राजनीतिक दल करते हैं, चाहे जिलाध्यक्ष चुनना हो, कार्यकारिणी चुनना हो, प्रदेश कार्यकारिणी चुनना हो। तो वो कांग्रेस की प्रक्रिया अपनी अलग है और भाजपा की प्रक्रिया अपनी अलग है, तो वो उसमें तो कोई खास बात नहीं। और बल्कि मेरी दृष्टि में तो दोनों राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया में एक दूसरे के में हस्तक्षेप करनी नहीं चाहिए, उनको अपने हिसाब से देख करके अपना काम करें। दूसरा जो आपने कहा, निश्चित रूप से यदि जो टीम अब बन करके आएगी, चाहे वो भाजपा की टीम हो या कांग्रेस की टीम हो, नई टीम जब भी कभी आती है तो उसमें सक्रियता तो आती है। अब वो सक्रियता कितनी सकारात्मक होती है, कितनी नकारात्मक होती है, ये आने वाले दिनों में पता चलता है। तो जो गठन अभी चल रहा है, भाजपा में भी चल रहा है, कांग्रेस में भी चल रहा है, इस गठन के बाद दोनों दलों में ऊर्जा तो आएगी, और फिर ये ऊर्जा कितनी उठाए गए मुद्दों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा चुनाव में, कि किस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, किस प्रकार की बातचीत की जाती है, उससे परिणाम प्रभावित होगा। टीम सक्रिय तो रहेगी, लेकिन अगर मुद्दे अच्छे नहीं हैं तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुद्दे अच्छे हैं और टीम मजबूत नहीं है तब भी उसका थोड़ा सा प्रभाव कम पड़ता है। बिल्कुल। तो टीम के साथ मुद्दे, ये दोनों चीजें आने वाले चुनाव में प्रभावित करेंगी। तो अभी तो दोनों दलों अच्छा, एक अभी आपने चूंकि मुद्दों का जिक्र किया, एक मैं जल्दी से आपसे ले लेता हूँ, फिर मैं मंजरी जी के पास जाऊंगा। एक मुद्दा चल रहा है, वोट चोर, इसमें दम है इस मुद्दे में? देखिए, इसमें तो कोई बहुत दम नहीं है वोट चोरी में। ये दरअसल में क्या है कि इन दोनों कांग्रेस में वामपंथी जो विचारक हैं, वामपंथी पूरे हावी हैं इसमें, माओवाद की। उनका जो सिद्धांत था कि पहले सत्य पर बात करो, ना हो तो तथ्य पर करो, तर्क पर करो, ना हो तो धुंध फैलाओ। तो मोटे तौर पर वोट चोरी, भाई वोट चोरी होती कैसे है? भाई एक पेटी में से निकाल करके दूसरी में डालते तब तो उसको वोट चोरी मानी जाती है। और अभी तक जितने आरोप आए, अभी तक 3 नाम आए, कर्नाटक से कुछ नाम आए, कुछ महाराष्ट्र से आए और एक बेंगलोर, एक बिहार से आया, वो सारे के सारे खंडन निकले, उसमें सारा का सारा गलत निकला। ये तो केवल और केवल मीडिया में स्थान है। वोट चोरी का जनता पर कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा इसका मुझे संदेह है। लेकिन इस अभियान से जो भाजपा एनडीए विरोधी दल हैं उनमें एकजुटता आएगी, ये जरूर लाभ होगा। हाँ, ये तो देखिए सर, आपके कभी देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 300 सांसद इस मुद्दे पर एक साथ आ गए, जो कभी ना बेरोजगारी पे एक साथ आए, ना महंगाई को लेकर कभी एक साथ आए, लेकिन इस मुद्दे पे 300 सांसद। वही मैंने कहा, इस मुद्दा विपक्ष को इकट्ठा कर देगा, ये एक लाभ होगा। ठीक है मंजरी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आपसे कनेक्शन ही जुड़ पाया जी। एक सवाल आपसे है मंजरी जी, देखिए कुछ भी कहिए, कांग्रेस शने चरेवेती की तरह आगे बढ़ रही है, और संगठन चूंकि भाजपा की एक मजबूत ताकत मानी जाती थी, लेकिन अब संगठन को मजबूत कांग्रेस भी कर रही है। अब इस चुनौती को आप कैसे ले रही हैं? दूसरा, संतोष, आपने शायद नहीं सुन पाया, संतोष सिंह जी ने
एक सवाल भी किया है कि आपके यहाँ क्यों देरी हो रही है कार्यकारिणी में निगम मंडल अध्यक्षों की चयन में? नहीं, हमारे यहाँ कोई देरी नहीं हो रही है। देखिए, कांग्रेस जो है वो ऐप और फॉर्मेट से जो है वो संगठन चलाना चाहती है। दूसरी तरफ भाजपा जो है वो निष्ठावान कार्यकर्ता और सेवा भावी कार्यकर्ता के बल पर, जमीनी कार्यकर्ता के बल पर संगठन चला रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब ये नकल करना चाहते हैं तो नकल करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वर्षों की हमारी मेहनत है। लगातार जमीनी स्तर से हम लोगों ने काम किया है जमीनी मुद्दों को लेके। तो कांग्रेस को तो सत्ता में रहने की आदत है, लेकिन हमने संघर्ष किया है, सड़कों पर संघर्ष किया है, जनता के लिए संघर्ष किया है, देश के लिए संघर्ष किया है, और जो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे थे उनको लेकर संघर्ष किया है। तो हमारी जो एक विचारधारा थी, अंत्योदय, राष्ट्र प्रथम, इन विचारधारा को लेकर, ऐसे मुद्दों को लेकर जब हम खड़े हुए हैं तो एक एक कार्यकर्ता के अंदर वो कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव भरा पड़ा है, क्योंकि लगातार जो है हमारे प्रशिक्षण भी आयोजित होते हैं। तो हमारे संगठन में ऐसे व्यक्तित्व को मौका दिया जाता है जो इस विचारधारा को लेकर आगे चलता है। कांग्रेस में कैसे लोगों को दिया जाता है जो गुटबाजी में हो, किसका आदमी है, किसका ज्यादा सेवक है, कौन विश्वास पात्र है, तो ये वहां की क्वालिफिकेशन होती है। हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन होती है इस जो संगठन को गढ़ने वाला और हमारी जो विचारधारा है राष्ट्र प्रथम, उसको लेकर चलने वाला व्यक्ति, जन सेवा को करने वाला व्यक्ति को प्राथमिकता से लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ देखिए कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं। कार्यकर्ता के हर कार्यकर्ता के लिए काम है, हर काम के लिए आप क्या तो चुनौती इस बात की है कि कार्यकर्ताओं की ज्यादा है, आपकी संख्या ज्यादा है आपके? नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले आपके क्वेश्चन के पहले मैंने जवाब दे दिया कि हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है जी। दूसरी बात, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का टोटा है। अभी देखिए, जैसे जिला अध्यक्षों की जो घोषणा हुई, तो आप देख रहे हैं हर जिले में किस तरह से जो है विरोध व्याप्त हो रहा है। जीतू पटवारी जी के सामने विरोध हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं। तो अनुशासन नाम की चीज नहीं है। जो बच्चे कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी देखिए विद्रोह की राह पर उतर आए हैं। और मैं कहती हूँ कि मैं अभी जब से देख रही हूँ पिछले 10 सालों से, कई सालों से देख रही हूँ कांग्रेस को, तो लेकिन पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस का पतन हुआ है, मैं समझती हूँ इससे पहले इतना पतन नहीं हुआ था। और आज जो है अब इनके पास कार्यकर्ता नहीं। हम हर चुनाव में चुनाव देख रही हूँ, चुनाव में इनके एजेंट नहीं मिल रहे हैं, टेबल पर बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, और जो है कांग्रेस के जो 1-2 कार्यकर्ता इधर उधर नजर आते हैं तो वो भी चुपचाप खड़े रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। तो कांग्रेस जो है वो पतन की ओर है। ठीक है, ये जवाब मैं ले लेता हूँ संतोष सिंह जी से। एक तो संतोष जी, आप ये बात का जवाब देना कि कांग्रेस क्या वास्तव में पतन की ओर है, क्या आपको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे? दूसरी एक और बात मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए संगठन सृजन हो, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो, प्रदेश कार्यकारिणी का मामला हो, जिला कार्यकारिणी का मामला हो, कुल मिला के मूल उद्देश्य ये होता है कि सत्ता में कैसे आया जाए, पार्टी जो है सत्तासीन कैसे हो, है ना, सरकार कैसे बने। लेकिन आप क्या बात इस बात पे चल रही है कि सरकार कैसे गिरी, और इस बात को लेकर 2 बड़े नेता भिड़ गए? नहीं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो आपने पूछा कि क्या कांग्रेस पतन की ओर है। तो कांग्रेस पार्टी अपना जो निम्नतम स्तर देख सकती थी मध्य प्रदेश में, उसने देख लिया है, इसलिए वो निश्चित रूप से उत्थान की ओर है। पहले सवाल का जवाब। दूसरा कि जिसको ज्यादा अहंकार हो जाता है और जो कहता है कि दूसरा दल पतन की ओर है, उसका पतन निश्चित है, क्योंकि अहंकार के बाद पतन होता है। रावण का देखा है हमने, कंस का देखा, सभी का देखा है, हिटलर का देखा, मुसोलिनी का देखा, सभी का देखा है। तो पतन की शुरुआत अब हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अहंकार सिर पर चढ़कर बोला है। प्रवक्ता की भाषा देखिए, वो कह रही है कि दूसरी पार्टी पतन की ओर है। तो पतन की ओर, माफ कीजिएगा, वो होता है जो चरम पर है। तो चरम पर अभी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस नीचे से ऊपर उठ रही है, ये अंतर है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि रमेश शर्मा जी ने अभी विचारधाराओं की बात की। उन्होंने कहा वामपंथी विचारधारा ऐसा करती है। मैं भी एक विचारधारा के बारे में जानता हूं, फासिस्टवादी विचारधारा, नाजीवादी विचारधारा। उस विचारधारा के लोगों का एक काम होता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और उसको सच साबित कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो अपने ही नेता को अपने ही कार्यकर्ता से गाली बकवाते हैं और कहते हैं विपक्ष ने गाली बकती। बाद में जब एक्सपोज होते तो उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। अपने नेता को अपने ही कार्यकर्ता से गाली बकवा रही भारतीय जनता पार्टी। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इसके लिए कितना गिरेंगे आप सत्ता प्राप्ति के लिए। रमेश शर्मा जी ने बोला हादसा वोट चोरी का आरोप, 300 से अधिक सांसद वोट चोरी के खिलाफ है, वो सभी अज्ञानी है। लेकिन रमेश शर्मा जी महाज्ञानी है और उनको पता है कि वोट चोरी नहीं हुई। एक कमरे के अंदर 80 वोटर निकले हैं कर्नाटक में, और ऐसे तमाम जगहों पर वोटर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में तमाम वोटर निकल रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मंजरी जी आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोल लेने दीजिए, विपक्ष को भी बोलने का अवसर दीजिए। ये कोई नाजीवाद अभी लागू
लागू नहीं हुआ है, होने वाला है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है मध्य देश में। ठीक है मंदिर जी, मैं आपके पास आऊंगा अभी। बोलिए संतोष जी, आप बोलिए। विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए ना, विपक्ष को दबाइए मत, जेलों में तो डाल चुके हैं बहुत सारे लोगों को। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो निश्चित रूप से फांसीवाद के नजदीक है, तो वो लोग जितना दबा सकते दबाएंगे। वो कहेंगे कि वोट चोरी नहीं हो रही है, लेकिन वो चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, उस अनुराग ठाकुर से हलफनामा मांगने की हिम्मत नहीं गोली मारा ठाकुर से, जिसने कि एक दिन में ही एक्सपोज कर दिया आंकड़े लेकर। तो उस अनुराग ठाकुर से नहीं मांग सकती, राहुल गांधी से मांगेगी, जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनका प्रोटोकॉल केंद्रीय मंत्री के बराबर, उनका भी प्रधानमंत्री, कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री के बराबर है, लेकिन उनसे मांगेगी सफाई। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने दुम पर पैर रख दिया है। किसकी दुम पर पैर रख दिया है? जो बिलबिला रहा है अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए दोबारा सत्ता प्राप्ति क्यों चाहिए उसको वोट चोरी के बावजूद? क्योंकि उसको पता है कि अगर वोट चोरी के बाद उसकी जांचें हुई कि अडानी को देश किसने बेचा और इस देश को कौन लूट रहा है, तो बाकी की जिंदगी ठीक है संतोष जी, व्यक्ति को जिसका जिम्मेदार। ठीक संतोष जी, होता यही है कि अपन बात करने लगते हैं कि अडानी को बेचा। अब जब बेचने और खरीदने की बात करते हैं तो यदि उन्होंने बेचा तो खरीदने वाला भी इस देश में कोई ना कोई तो होगा ना। किसने खरीदा? अरे देश बेच रहा है, देश तो किसने खरीदा? प्रधानमंत्री, सीधा आरोप। तो खरीदा किसने ये तो बताइए। आप अडानी खरीद रहा है, अडानी बेच रहा है, अभी बोल रहे हैं आप। वही तो मैं कह रहा हूँ, अडानी खरीद रहा है। आप पहले ये तय करो अडानी बेच रहा है कि खरीद रहा है, पहले ये तय करो। और मोदी बेच रहा है, दो साफ इसमें कहीं कुछ छुपा है। मोदी बेच रहा है, अडानी खरीद रहा है, लिख लीजिए आप इस बात को। अच्छा, ये कोई ऐसा कुछ भाषा शैली देखिए, इनकी भाषा शैली बिल्कुल देखिए। बिल्कुल, हाँ, भाषा शैली तो यही रहेगी। देखिए संतोष जी, सम्मान नहीं दिया एक मिनट, चोरों को भाषा शैली में सम्मान नहीं दिया जाता है। ठीक है आना चाहिए संतोष जी, इतना आप वरिष्ठ हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी से आप नफरत करते हैं, ठीक बात है, मगर एक पद की गरिमा बना के आपके नेता भी नहीं रख पा रहे हैं राहुल गांधी जी। तू तोड़ा के पर उतार आते, शर्म आना चाहिए। और आप कह रहे हैं दुम पर तो आपके पैर रखा हुआ है, और दूसरी बात हम चरण पर नहीं, हम जमीन पर रहकर काम करते हैं। हर बात का जवाब है मेरे पास। आप कह रहे थे ना कि ठीक बात, चरण पर थे और आप पद पर आए, हम चरण पर कभी नहीं थे। हम अपनी सच्चाई पर है, अपने कार्य पर ठीक संतोष जी, भरोसा करते हैं। अब आप दोनों एक मिनट, दोनों शांत हो जाइए, क्योंकि आपकी बात अब आप दोनों शांत हो जाए तो मैं बोलूंगा। योगीराज जी निम्नतर भाषा का प्रयोग करते हैं, अभी इन्होंने भी तू तड़ाक करके बात की, मोदी बेच रहा है, ये शर्म आना चाहिए। मोदी जी एक पर्सन हो सकते हैं, मगर वो प्रधानमंत्री इस देश के। अपने राहुल गांधी जी को भी समझाइए कि प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक करके वो उनके तो राहुल गांधी भी तू तड़ाक की भाषा बोल रहे हैं। अरे तो प्रधानमंत्री वही तो मैं कह रही हूँ, राहुल गांधी वहीं से चलती है ये संस्कृति। कभी जीतू पटवारी महिलाओं को नशेड़ी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अच्छा एक बात सुनिए संतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संतोष जी सुनो, भाषा बोलिए। संतोष जी, अरे मैं उंगली उठा रहा हूँ, कम से कम मुझे बोल लेने दो आप। ये कौन लोग हैं? एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। अरे संतोष जी, मैं उंगली उठा रहा हूँ, मेरी तो सुन लो कम से कम। संतोष जी एक मिनट, अरे संतोष जी एक मिनट तो पार्टी का है, थोड़ा सा संतोष तो धारण करें, मुझे तो बोलने दें आप। एक मिनट में पूछूंगा। संतोष कहाँ से धारण करेंगे? राहुल गांधी जी में संतोष नहीं है तो ये अपने नाम की भी गरिमा नहीं रख पा रहे, प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं रख पा रहे। संतोष नहीं है, उनको सत्ता चाहिए, चाहे वोट चोरी करके लाए चाहे डकैती करके लाए। तो वो सत्ता अरे है। चोरी करते थे। एक सवाल अब मैं रमेश जी से ले लेता हूँ। योगी जी एक लाइन बोल लेंगे। जी बोलिए। चोरी की बात आई है जी, चोरी की बात आई है तो चोरी तो कांग्रेस के शासनकाल में आई थी, चाहे हुई थी, और उसको तो बिल्कुल खुलेआम चोरी हो रही है। क्यों बोल रही कांग्रेस के शासन में? नेहरू जी को मरे हुए 50-70 साल हो गए। वर्तमान की बात कीजिए, अपने आरोपों को नेहरू की आड़ में नहीं छिपा सकते। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं आप बताइए। अच्छा देखिए मेरी बात, आप बताइए नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं कि नहीं? और चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? चुनाव आयोग मोदी देखिए संतोष जी एक मिनट, जनता पार्टी ने ठीक है देखिए संतोष जी, योगीराज जी बूथ कैप्चरिंग किसके कार्यकाल में होती थी? कांग्रेस के। बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ ना साहब, एक बूथ के अंदर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जाता अब ठीक है, अब मैं एक सवाल रमेश जी से ले लेता हूँ। संतोष जी और मंजरी जी, ठीक है संतोष जी और मंजरी जी थोड़ा शांत हो जाए। एक सवाल मैं रमेश जी से ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बात हो रही है। अब वोट चोरी की बात हो रही है, अब चोरी डकैती की बात होगी तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, तो वो रिपोर्ट ही नहीं लिखा रहा। चुनाव आयोग के आप जा रहे हैं, केवल आरोप लगा दिया, चुनाव आयोग बुला रहा तो आप जा नहीं रहे। वो कह रहे हलफनामा दे दो, आप कह रहे हलफनामा हमसे क्यों मांग रहे?
अरे अनुराग ठाकुर से लिया था क्या कोई हलफनामा? योगी राज जी आप बताइए, अनुराग ठाकुर से मांगा गया क्या हलफनामा? अरे अनुराग दम नहीं है चुनाव में। अनुराग एक मिनट, अब उसका भी मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट सुनिए संतोष जी एक मिनट बात सुनिए। असल में राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग की जो सूची जो जारी की है, जिस सूची को लेकर जो आरोप उन्होंने लगाए, वो सूची चुनाव आयोग की नहीं थी, वो थी एक CSDSE की सूची थी वो, इसीलिए तो चुनाव आयोग ने कहा हलफनामा दीजिए आप। राहुल गांधी गलत है तो जेल में क्यों नहीं डाल देते? वो भाभी जाएंगे, चिंता मत करो आप। ठीक है ठीक है ठीक है बार माफी मांगते हैं। मोदी सरकार द्वारा ऑफलाइन लोग हैं। संतोष जी एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब चूंकि वो ठीक है वो असल में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समय इतना ही था, वो वोट चोरी में ही चला गया सारा का सारा मामला। अपन चाहते थे कि जिलाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी पे बात हो जाए, लेकिन जब चोरी और डकैती की बात आती है तो फिर दूसरी कौन किसकी बात सुनेगा। ठीक, लेकिन समय अभी इतना था। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।